हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिस्ट्री का पहला लेसन यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसके पहले हम लोग इसमें दो वीडियो पहले देख चुके हैं, दो टॉपिक के ऊपर पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम इसका तीसरा वीडियो, इसमें हम देखेंगे क्रांतियों का युग। जब क्रांतिकारी आए तो क्रांतियों का युग कैसा था, क्या क्या परिवर्तन हुए, उसके बारे में इसमें हम देखेंगे। क्रांतियों का युग 1830 से 1848। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि यूरोप में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई जिसके कारण वहां पे क्रांतिकारी आ गए। ऐसी बहुत से कारण थे जिसके कारण वहां पे क्रांतिकारी आ गए। तो क्रांतिकारियों के आ जाने के बाद क्रांति का युग कैसा था और वे क्या चाहते थे, इसमें हम वही देखेंगे। तो हम लोगों ने पहले देखा था कि 1815 में जब रूढ़िवादियों की सरकार बनी तो वो क्या करते थे, उदारवादी और राष्ट्रवादी विचार रखने वाले जितने भी लोग थे उनका दमन करते थे। इससे क्या हुआ कि उदारवादी राष्ट्रवादी विचार रखने वाले लोग यानी जितने भी उदारवाद वाले थे सब अंडरग्राउंड हो गए, यानी वो छुप छुप कर राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए काम करने लगे। तो इसके लिए यानी उदारवादी और राष्ट्रवादी ये जो विचार रखते हैं उनको क्रांति के साथ जोड़कर देखा जाने लगा। यानी अगर आप उदारवादी और राष्ट्रवादी विचार में रखते हैं तो आपको क्रांति पर विश्वास करना होगा, यानी क्रांति के जरिए ही हम रूढ़िवादियों को हटा सकते हैं। तो इसका पहला विद्रोह जुलाई 1830 में, 1815 के बाद जुलाई 1830 में हुआ, जिसे हम जुलाई क्रांति के नाम से भी जानते हैं। इसमें हुआ क्या था कि बूर्बो राजवंश का अंत, यानी 1815 में नेपोलियन को हराने के बाद फ्रांस में बूर्बो राजवंश को सत्ता में बहाल किया गया था। तो इस क्रांति में उसका क्या हुआ, उसको उखाड़ फेंक दिया गया और संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। यानी संविधान के अनुसार जो राजतंत्र की स्थापना हुआ किस आधार पर हुआ, यानी संविधान के अनुसार इसमें कुछ अधिकार दिए गए, यानी जनता के प्रति सरकार इसमें जवाबदेह होगी। बूर्बो राजवंश का इसमें जब अंत हुआ था, इसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। याद रखना कौन था ये, लुई फिलिप। एक बात यहां कहा गया है कि एक ऑस्ट्रेलियन चांसलर थे ड्यूक मैटरनिक, उन्होंने कहा था कि अगर फ्रांस को बुखार भी हो जाए या सर्दी भी हो जाए तो पूरा यूरोप छींकता है। वही हाल यहाँ पे हुआ, उसका प्रभाव यहाँ पे देखने में, यहाँ इस विद्रोह के बाद जुलाई क्रांति जब फ्रांस में हुआ उसका प्रभाव यूरोप के अन्य राज्यों पर भी देखने को मिला। पहला जो था ब्रुसेल्स में, इसका ब्रुसेल्स में विद्रोह हुआ, जिसका क्या परिणाम हुआ कि बेल्जियम यूके ऑफ नीदरलैंड का जो हिस्सा था यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो गया। वो किस लिए, ब्रुसेल्स का ये जो विद्रोह हुआ था इसमें। इसके बाद एक और घटना घटी थी जिसने राष्ट्रवाद को और बढ़ाया था, वो था यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, यूनान की क्रांति। यूनान पहले ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था। यूनान का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो ये ऑटोमन साम्राज्य से अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ। इसमें यूनान में जो 1821 से ही 1821 से यूनान में स्वतंत्रता संग्राम की घटना, यानी ये क्रांति 1821 से ही शुरू था। इसमें अनेक लड़ाइयां हुई, अनेक समूहों ने इसमें मदद किया। पहला यूनान खुद, दूसरा पश्चिमी यूरोपियन ने इसमें सहायता किया, कलाकारों और कवियों ने भी इसमें सहायता किया यूनान को स्वतंत्र कराने में। याद रखिए जितनी भी घटनाएं यूरोप में घट रही थी इन सभी से राष्ट्रवाद उतना ही ऊपर उठ रहा था, उतना ही मजबूत हो रहा था। यानी राष्ट्रवाद का विचार पूरे यूरोप में मजबूत होने लगा इन सब घटनाओं से। इसके बाद 1832 में कुस्तुनतुनिया समझौता हुआ। कुस्तुनतुनिया में एक समझौता हुआ जिसके तहत यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। समझौता इसलिए हुआ, यानी जितने भी पुराने लोग थे यूनान के रहने वाले लोग जो यूरोप के अन्य इलाकों में रहते थे या यूरोप के ही लोग, वो यूनान
के पक्ष में थे, यानी यूनान, जो यूरोप की सभ्यता का जो विकास हुआ था उसकी शुरुआत यूनान से हुई थी। इसीलिए यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। वो सब चाहते थे कि मुस्लिम साम्राज्य से यूनान को अलग किया जाए। इसके लिए 1832 में यह समझौता किया गया और इस समझौता के तहत यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। आगे ध्यान से देखिए कि यूनान के स्वतंत्र होते ही पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद का विचार बहुत ही जोर शोर से फैलने लगा, यानी राष्ट्रवाद की भावना और तेज फैल गई। इसके बाद क्योंकि यहां से ही एक नया यानी एक रूमानीवाद, आगे हम देखेंगे, यहां से एक और नया चीज आ जाता है, रूमानीवाद। तो अब आगे हम देखते हैं ये रूमानीवाद, रूमानी कल्पना है क्या। तो इसमें हम देखेंगे रूमानीवाद के बारे में, रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। यूरोप के जितने भी लोग थे, अब वो लोग समझ चुके थे कि राष्ट्रवाद का विस्तार केवल युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार से ही नहीं होगा, यानी केवल युद्ध करने से हमारा इतना क्षेत्र है इसको बढ़ा दिया जाए तो इससे राष्ट्रवाद का विस्तार हो, तो इससे नहीं होगा। इसके लिए हमें काव्य कला, क्योंकि हमने पीछे देखा है कि यूनान को स्वतंत्र कराने में, यूनान की स्वतंत्रता में कवियों और कलाकारों का भी योगदान था। तो इसके लिए हमें काव्य, कला, कहानी, किस्सों और संगीत का भी मदद लेना पड़ेगा। तो रूमानीवाद, ये जो शब्द आया, तो रूमानीवाद क्या हुआ, यानी जब हम काव्य, कला, कहानी, किस्सों और संगीत की मदद लें, यानी कि राष्ट्रवाद के विस्तार के लिए जब हम काव्य, कला, कहानी, किस्सों और संगीत का भी मदद लें तो वही कहलाता है हमारा रूमानीवाद। इसका क्या उद्देश्य, तर्क और विज्ञान की महिमा की आलोचना करें। जितने भी रूमानीवाद का जो क्या है, तर्क और विज्ञान की महिमा, क्यों नहीं, उसकी बात यहाँ नहीं होगी। हम विज्ञान की महिमा की आलोचना करना उसका काम था। भावनाओं की अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर देना, यानी भावनाओं पर आधारित था, या कहीं क्या भावना होगी, किस पर लोग विश्वास करते हैं, ये उस पर जोर दिया। विज्ञान और तर्क की आलोचना किया है यहाँ पे। आगे साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार माना गया, यानी कि हम लोग एक ही राष्ट्र में रहते हैं, हमारी भाषा एक है, हमारी संस्कृति एक है, तो क्या होना चाहिए, इसके आधार पर ही हमारे इसका जो आधार है हमारे राष्ट्र का, यही होना चाहिए। आगे जैसे इसके लिए क्या किया गया कि योहान, एक उदाहरण दिया गया यहाँ पे, योहान गॉटफ्रीड, जिन्होंने जर्मनी में जो है अलग अलग इलाकों में जाकर लोकगीत और लोक साहित्य का वहां पे संकलन किया, यानी उसके माध्यम से राष्ट्रवाद का प्रचार किया। यानी यहाँ पे इनका मानना था कि केवल राष्ट्रवाद और उदारवाद की भावना रखने से ही या क्रांति में विश्वास रखने से ही राष्ट्रवाद का प्रचार नहीं किया जा सकता है। हम इसके लिए प्यार से भी किया जा सकता है ये सब, यानी लोगों के बीच में जाकर लोकगीत, लोक साहित्य के माध्यम से भी हम इसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण, पोलैंड में एक भाषा पालिश का प्रयोग राष्ट्रवादी के रूप में किया गया। पोलैंड जो कि जिसपे 1815 के बाद जब रूढ़िवादियों की सरकार बनी थी, तो वहां पे जो पोलैंड था, इस पे रसिया यानी रूस का कुछ अधिकार था, तो वो चाहते थे कि पोलैंड में भी रसियन भाषा का प्रयोग हो, लेकिन ये लोग क्या थे, उसको नहीं माने। ये अपनी ही भाषा पोलिश का प्रयोग किसके रूप में किए, राष्ट्रवादी के रूप में किए। इससे क्या हुआ कि वो भाषा के आधार पर, अपनी संस्कृति और भाषा के आधार पर राष्ट्रवाद का प्रचार कर रहे थे। इसके बाद 1830 से 48 में, यानी जो ये क्रांतियों का युग था 30 से 48 तक, इसके बीच में अनेक क्रांतियां हुई यूरोप में। तो यूरोप की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ही कठिनाइयों में आ गया, यानी वहां पर जो उसकी आर्थिक स्थिति वो बहुत ही दयनीय हो गई, बहुत ही कठिनाइयों से भर गया। तो वो क्या कठिनाइयां थी उसमें हम देखेंगे आगे, तो आखिर ऐसी क्या कठिनाइयां आ गई। तो आइए हम देखते हैं आगे।
तो हमने देखा कि यूरोप में 1830 से 48 के बीच का जो समय था ये कठिनाइयों से भरा हुआ था। यानी कि किस प्रकार की कठिनाइयां थी? भूख की कठिनाइयां। किसकी? भूख की कठिनाइयां। और क्या हुआ? इसके लिए लोगों ने विद्रोह किया, जन विद्रोह। तो हम देखेंगे भूख की कठिनाइयां और जन विद्रोह। 1830 का जो समय था वो कठिनाइयों का महान साल कहा जाता है। क्यों? इसके पीछे क्या कारण है? वो कठिनाइयों का साल क्यों कहा गया उसे? क्योंकि जबरदस्त जनसंख्या में वृद्धि हुई। उसमें क्या हुआ? जनसंख्या में वृद्धि हुई। और क्या हुआ कि जब वृद्धि हुई तो गांव से शहरों की ओर लोग रुख कर गए। यानी गांव में रहने वाले लोग रोजगार के लिए कहाँ जाने लगे? शहरों में। इससे क्या हुआ? बेरोजगारी बढ़ने लगी। जनसंख्या बढ़ी तो क्या हुआ? इसके बाद शहरों में लोग जाने लगे तो बेरोजगारी बढ़ने लगी। और जब बेरोजगारी बढ़ी तो गरीबी में भी वृद्धि हुई। तो इसी साल ये सब तो था, लेकिन इसके साथ साथ इसी सालों के दौरान फसल भी बर्बाद हो गई। लोगों की फसल भी बर्बाद हो गई, जिससे खाने पीने की सामग्री भी नहीं उपलब्ध हो पा रही थी। तो इससे क्या हुआ? उसकी भी कीमतें बढ़ने लगी। तो क्या हुआ? और छोटे छोटे फैक्ट्रियां भी बंद हो लगी, क्योंकि इसी बीच इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण शुरू हो गया था। तो इसमें क्या हुआ कि छोटे छोटे जितने भी फैक्ट्रियां थी यूरोप में वो सब बंद हो गई। तो इन सब के पीछे जो खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी से पेरिस में आंदोलन हुआ। यानी पेरिस की जनता ने जन विद्रोह किया। फ्रांस में विद्रोह हुआ, जिसे पेरिस आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जब विद्रोह हुआ तो इससे लोग सड़कों पर उतर आए। यानी इसी को कृषक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या हुआ कि उस समय 1815 में जब बुर्बो राजवंश बहाल किया गया था तो लुई फिलिप वहां का राजा, उसको वहां से हटा दिया गया। और हटाने के बाद यूरोपियन सरकार ने एक सभा बुलाई और उसमें फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया। अब यहाँ पे फ्रांस एक गणतंत्र राज्य घोषित हो गया। जब गणतंत्र राज्य घोषित हो गया तो वहां के कुछ नियम कानून सब बदल गए। यानी नए सरकार के क्या क्या कानून आए। इसके बाद वहां पे कुछ बदलाव हुए। क्या बदलाव हुआ कि 21 से अधिक उम्र, यानी 21 साल से अधिक जितने लोग हैं उनको वोट डालने का अधिकार दिया गया, जो इसके पहले नहीं था। और दूसरा, सभी नागरिकों को काम के अधिकार की गारंटी दी गई। यानी आपको रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, इसकी गारंटी दिया गया। और इसके लिए क्या किया गया? कारखाने उपलब्ध कराए गए। यानी कारखानों की स्थापना हुआ। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कारखाने उपलब्ध कराए गए। तो इन सबसे क्या हुआ कि धीरे धीरे गरीबी और बेरोजगारी कम होने लगी। यानी ये जब गणतंत्र घोषित हुआ तो इससे क्या हुआ? धीरे धीरे बेरोजगारी और गरीबी में कमी आई। तो इसके बाद कमी आने के बाद, यानी राष्ट्रवाद की भावना, इसके बाद अनेक इसी प्रकार कई घटनाएं घटित हुए। तो उससे पहले हम लोग आगे पहले देखेंगे उदारवादियों की क्रांति। उदारवादियों की क्या क्रांति थी, इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। अब उदारवादियों की क्रांति, तो आइए देखते हैं हम। आगे हम देखेंगे उदारवादियों की क्रांति 1848। अभी हम लोगों ने देखा कि 1848 में जब यूरोप के अनेक देशों में गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी की समस्या से ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ जो पढ़े लिखे लोग थे, मध्य वर्ग के जितने भी लोग थे, उनकी अलग क्रांति थी। यानी उनकी अलग एक क्रांति चल रही थी, हो रही थी, जो फरवरी 1848 की घटनाओं से प्रेरित था। इसमें क्या हुआ? यूरोप के अन्य भागों में जहां अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे अभी हमने देखा कि फ्रांस और यूनान पूर्ण रूप से गणतंत्र घोषित हो चुके थे, लेकिन और भी कुछ ऐसे थे इलाके जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरी, ये सब मध्य वर्ग के जो स्त्री पुरुष थे, इन्होंने भी क्या किया? संविधान की मांग के तहत राष्ट्रीय एकीकरण की मांग छोड़ दिया। यानी वो लोग भी चाहते थे कि नए संविधान के साथ हमारा भी देश गणतंत्र घोषित हो। इसके लिए उन्होंने क्या किया? राष्ट्रीय एकीकरण की मांग की। यानी जैसे जर्मनी हुआ, जर्मनी कई भागों में बटा हुआ था, पहले छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था,
यानी एकीकरण की भावना, उन सबको एक करने की भावना, और उसके तहत एक नए संविधान के साथ हमारा राष्ट्र भी क्या हो, गणतंत्र घोषित हो। इसके लिए वो लोग क्या किए, उन्होंने भी इसके लिए क्रांति की, यानी यही उदारवादियों की क्रांति थी। तो इस वीडियो में बस यहीं तक, आगे हम फिर से अगले टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।